में लिखी जाती है उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तो वो वाले प्लेस में हूँ। तो खाने की व्यवस्था महेंद्र सिंह धोनी का घर जो है सिमालिया में। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे घुमाया। ये 5वां सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य है पूरी दुनिया में। और बिना पहले तो गाइस आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे लग रहे हैं। और ये वाला जो प्लेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान इस प्लेस में ना भैंसों की बलि दी जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस और जोहार आप सबों को। आज 21वीं दिन और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ब्लॉग को। एक ब्लॉग मैंने आज के बनाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, रांची के खूबसूरत जो आर्किटेक्ट है उनको दिखाने के लिए। और ये दूसरी ब्लॉग को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू करके, एक ऐसे जगह से जो शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नाम पे बनाया गया। ये एक पार्क है जिसको 8वें प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री चंद्रशेखर जी द्वारा बनाया गया था। मैं सबसे पहले श्री शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी की मूर्ति को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रही, धूप अपोजिट साइड से पड़ रही है तो आप क्लियर फेस नहीं देख पा रहे होंगे। और अगर इस पार्क की बोली जाए पहले तो यार ये बहुत मस्त है, बहुत ज़बरदस्त पार्क लग रही है देखने में, बहुत खूबसूरत बनाया गया। काफ़ी मेंटेनेंस भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होता तो कचड़े बहुत सारे होते, तो थोड़ा बहुत तो रहता है, उड़ उड़ करके आ जाती है। रोड सामने है तो फाउंटेन भी लगाए गए हैं, ये अच्छी बात। मैं थोड़ा इनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा और उसके बाद इस वीडियो को तो हम रातूगढ़ जाते जाते ख़त्म करेंगे। रातूगढ़ में फिलहाल एक लास्ट किला है। बिल्कुल मैं नागवंशी साम्राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था सुतियाम्बे से, तो सुतियाम्बे जो था वो नागवंशी साम्राज्य का फर्स्ट कैपिटल था। रातूगढ़ जो है वो लास्ट कैपिटल है। और ये जो महान आत्मा है जो आप अभी देख पाए ना हमारे पास स्टेचू जो देख पाए, वो नागवंशी साम्राज्य से ही संबंधित है। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। आगे में जाके जगन्नाथपुर में ही एक जगह आता है जहाँ मुंडाओं के संविधान में जो चीज़ें लिखी रहती है, मरणोपरांत क्या की जाती है, उन चीज़ों का भी जिक्र है और दिखाऊंगा भी मैं जा करके आगे। क्या ये जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है ना, इनका जन्म 1817 में होता है और इनकी शहादत होती है 1858 में, जो कि एक षड्यंत्र के तहत राजा जगतपाल सिंह जो हैं, वो पिथौरिया किला वाले जो शासक, आपको मैंने पिथौरिया किला का तो ब्लॉग दिखाया था, कुछ उसमें अगर त्रुटि हो गई होगी तो आपको प्लीज़ करेक्शन कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके, मुझे अच्छा भी लगेगा। करेक्ट, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, आप इस जगह से हैं तो ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। तो 1817 में वो उनका जन्म होता है और 1858 में वो शहादत होते हैं। अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है उनको पकड़ करके। तो वो मोर्चा खोल लेते हैं पिथौरिया किला के जो शासक है ठाकुर जगतपाल सिंह के खिलाफ, क्योंकि ठाकुर जगतपाल सिंह जो है वो लालच में आ करके अंग्रेजों का साथ देते हैं देश के बर्बादी में। और ये बहुत महान क्रांतिकारी थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो चलिए मैं इस नागवंशी साम्राज्य के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ये लगभग अब ब्लॉग जो है ना नागवंशी साम्राज्य के जो जिक्र है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा रांची के इस रातूगढ़ किला के बाद। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। सुतियाम्बे फर्स्ट कैपिटल था नागवंशी शासन का। फनीमुकुटराय जो है उन्होंने फर्स्ट कैपिटल बनाया था। दूसरा कैपिटल था इसका चुटिया, जिसको प्रताप राय ने बनाया था। तीसरा कैपिटल नागवंशी साम्राज्य का हुआ खोखरा, जिसको भीमगढ़ ने बनाया था। चौथा हुआ डोईसा, जिनको दुर्जन शाह ने बनाया था, नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने। और पांचवा जो था वो था पालकोट, जिसको शिवनाथ साहब ने बनाया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। छठी जो सबसे अंतिम थी वो जगन्नाथ सहदेव जो थे उन्होंने बनाई थी रातूगढ़ को। और रातूगढ़ किला को सबसे अंतिम शासन का केंद्र माना गया है और सबसे अंतिम किला भी माना गया है। तो रातूगढ़ किला पहुंचने के बाद मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ से आपको साक्ष्य मिलती है मुंडा समाज में जब लोग मरते थे उस वक्त, अभी क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मुंडा जनजाति में जब लोग मरते थे तो उनकी जो मृत्यु होती थी उनका क्या प्रोसेस होता था, उसको अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। कुछ 1 किलोमीटर आगे जगन्नाथपुर जो मंदिर है उसके पास उनकी शिलाएँ रखी गई हैं, आसानें रखी गई हैं। तो चलिए हम वहाँ पे जाते हैं और रातूगढ़ जाने के बाद हम रातूगढ़ किला के बारे में, नागवंशी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे, डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर नागवंशी साम्राज्य के बारे में शायद मेरे अब इस जर्नी में शायद जिक्र ना हो, बट बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे जब से मैं इस नागवंशी साम्राज्य के बारे में सर्च करने के लिए निकला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं हम जगन्नाथपुर और वहाँ की उन चीज़ों को दिखाने के बाद फिर हम चलेंगे रातूगढ़। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ एक ऐसे विचित्र से जगह में जहाँ पे मैं एक दिन पहले भी आया था। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ इस वक्त
नागवंशी साम्राज्य के बारे में। कहीं ना कहीं इस नागवंशी साम्राज्य का उदय मुंडा जो समाज है, सोसाइटी है, उससे हुआ है, मुंडा ट्राइब से। और मुंडा ट्राइब से ही नागों का काल जो है ना स्टार्ट हुआ है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं शमशान की तरह दिखती होगी आपको, बिल्कुल ये शमशान नहीं, ये है शासन। जो मुंडा लोग जब मरते हैं और उन्हें उनकी अस्थियों को जब किसी ज़मीन के किसी हिस्से में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर शिलाएँ रखी जाती है, पत्थलें रखी जाती है और पत्थलों में लिखी जाती है उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तो वो वाले प्लेस में हूँ, शासन कहलाता है। और ये जो पत्थलें देख रहे हैं इस वक्त, ये ससंदरी। तो यहाँ पे जितने भी पत्थलें हैं ना, सब में आपको नाम देखने को मिलती होगी। तो जैसे मैंने बताया, ससंदरी या हरगडी कहते हैं इसको। जो आप पत्थर देख रहे हैं उनमें डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ डेथ होता है, जिनके पुत्र हैं वो दिखाता है और उनका नाम जो भी डेथ किए। हरगड्डी से आप समझ सकते हैं इस बात को, जहाँ अस्थियों को गाड़ा जाता है, जहाँ पे हड्डियों को गाड़ा जाता है। मरणोपरांत जो दाहक्रम होता है, दाहक्रम के बाद जो हड्डियाँ बचती हैं उनको एक मिट्टी के गड्ढे में डाल करके पत्थलें लगाई जाती ऐसे करके। वो मैं कोशिश करूंगा गाइस मुंडा ट्राइब्स को बहुत अच्छे तरीके से, जब मैं खूंटी जाऊँ तब वहाँ पे एक्सप्लोर करने का, या फिर बीच रास्ते में मिल जाते हैं तो, क्योंकि बहुत ट्राइब्स हैं यहाँ पे और सबके एक अलग अलग कल्चर है। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस जगह को दिखाऊँ आपको जब मैं यहाँ से निकलूँगा रातूगढ़ के लिए। चलिए गाइस, इस जगह से हम अब आगे निकलते हैं रातूगढ़ के लिए। अब मिलते हैं आपसे रातूगढ़ में। जोहार आप सबको एक बार फिर। आज 22वां दिन और 21वें दिन की रात में मैं रातू थाना तक पहुंच गया था और उसके बाद उन्होंने खाने और रहने का व्यवस्था करवाई। सॉरी, खाने की व्यवस्था महेंद्र सिंह धोनी का घर जो है सिमालिया में, उनके घर के बगल में फोकस रिसोर्ट वाले जो मैनेजर भैया हैं वहाँ के, मनोज सिंह, उन्होंने खाने की व्यवस्था करवाई थी। और बाकायदा वो भी पैदल तक मेरे साथ आए थे थाना तक। और थाना प्रभारी, थाना के जो एसआई हैं, ये सभी लोग जो हैं मिल करके मेरे लिए रहने का व्यवस्था करवाए थे। तो अभी मैं जहाँ पे रुका हुआ था उस जगह का नाम है कमरे। यहाँ से वापस मैं 6.5 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने वाला हूँ रातूगढ़ के लिए, अभी सुबह के 9 बजे में। और फिर वहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना है शाम के लिए। ओह, आज मज़ेदार जर्नी बीतने वाली है। तो थाना प्रभारी रातू थाना के सारे टीम मेंबर्स और फोकस रिसोर्ट के मनोज सर को थैंक यू सो मच रहेगा मेरे इस झारखंड पैदल यात्रा में। उन्होंने जो सहयोग दिया है कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। और एक बार पुनः थैंक यू सो मच। तो चलिए हम रातूगढ़ के बारे में आज विशेष जानेंगे और बहुत कुछ मैं कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में रातूगढ़ के नागवंशी साम्राज्य के बारे में कवर करने का। बने रहे गाइस। चलते चलते ना मुझे 2 लोकल मुझे मिले जो रातूगढ़ किला के बारे में बता भी रहे थे और उन्होंने बोला कि यथासंभव मैं आपको यहाँ पे घुमाने में और घूमने में मदद करूँगा। तो फिलहाल मैं हूँ अभी रातू के पास और यह है विकास, ये है शिवम और यह है प्रणव। रास्ते में मिल गए बाई चांस। ये लोग फोटोग्राफर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और अपनी कम्युनिटी के जब लोग मिलते हैं तो यार अच्छा लगता है मिल करके बैठ करके बातें करना। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट होगा, आज इनके सौजन्य से ब्रेकफास्ट हो रहा है और भैया मुझे रात के किला घूमने में मदद करेंगे और ये भैया थोड़ा सा मुझे फोटोग्राफी टिप्स भी दे रहे हैं। चलिए फिर आगे हम मिलते हैं रातूगढ़ किला की ओर। हो गया है ब्रेकफास्ट और मैं निकल गया रातूगढ़ किले के लिए और मेरे इस वक्त बाईं ओर जो है ना एक तालाब है, रातूगढ़ किला का तालाब। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में। फन कैसल भी है यहाँ पे। पहले चलते हैं हम रातूगढ़ किला। हो तो फाइनली झारखंड पैदल यात्रा के दौरान मिलने वाले सभी किलों में से ये पहला किला है जिसको मैं विजिट करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तोप वगैरह सब कैसे रखे हुए मेन गेट में। और एक और बात, इसमें नागवंशी साम्राज्य का सबसे सुरक्षित और सबसे मेंटेनेंस में दिखने वाली जो किला है ना वो यही होगी। तो ये रहा उसका मेन गेट। इस गेट के ऊपर में मैं आपको दिखाऊंगा एक नाग है और उनको दोनों तरफ से 2 शेर देख रहे हैं।
बहुत स्पेशल फील हो रहा है गाइस, क्योंकि विवेक जो है, विवेक नाम है ना, शिवम, यह है शिवम, और ये मुझे इस जगह को घूमने में मदद कर रहा है। चलिए बारी बारी से सब कुछ मैं दिखाऊं। सच में यहाँ पे घूम पाना बहुत रेयर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा में 4 दिन के लिए इस महल को खोला जाता है। तो थैंक यू सो मच विकास, आपके सौजन्य से और शिवम भाई के सौजन्य से इस जगह को विजिट कर रहा हूँ। आपका भी पीछे, आपको भी थैंक यू, प्रणाम। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा ना गाइज, मैं अभी इस महल को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। आप जिस किला को देख रहे हैं ना, इसी किला के बारे में आपको बता रहा था। नागवंशी साम्राज्य का सबसे सुरक्षित किलाओं में से अभी फ़िलहाल यही है। इस तरह लिखा हुआ है कहीं पे, और 1870 लोग कहते हैं 1870 में ही ये बना था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बट उसके पहले गाइज कि इस फुटेज का गलत यूटिलाइज़ ना करें जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कहीं पे भी जाएं, किन्हीं के भी धरोहर में भी आप घूमें तो वहाँ से छेड़खानी बिल्कुल ना करें। मैं जो यहाँ पे आया हूँ, मैं उन्हीं बातों को भी बोलूँगा जो बात मैं इनसे सुनूँगा, और मुझे ज़बरदस्ती कहीं पे भी घुस करके आपको ब्लॉग दिखाने का मतलब नहीं है। मैं यहाँ तक आ पाया, बड़ा सौभाग्य मेरा। फिर भी मैं बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने इस खूबसूरत से किले के बारे में जो है वो रखूँगा। माना जाता है ना कि इस किला को बंगाल के कारीगरों ने बनाया था। बहुत सारी चीज़ें, पुराने घर भी है, कुछ पढ़ने के बैठने के सभाघर, और जो लोगों के दरबार लगते थे वो सारे प्लेसेस हैं। एक कुआं भी है सामने जहाँ पे अभी देख सकते हैं, बहुत पुराना कुआं, और कहते हैं कि इस कुआं से ना वहाँ रातू तालाब भी निकलते थे, यहाँ रातूगढ़ के जो राजा थे। वैसे ये वाला जो स्पोर्ट है ना, ये स्पोर्ट में पताका लहराया जाता है नागवंशी साम्राज्य का। और ये वाला जो प्लेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान इस प्लेस में ना भैंसों की बलि दी जाती है, देख सकते हैं। और ये बहुत पुराना चलन था। इस वक्त मैं पूर्व दरवाजे की ओर हूँ, पूरब दरवाजे की ओर हूँ, और ये महल का आप देख सकते हैं नज़ारे। बट उसके पहले मैं आपको दिखाऊं, ये था न्यायालय, मतलब एक कोर्ट के रूप में ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, जो इस वक्त मतलब आप अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है, ऐसा हालत में हो गया। तो एक कोर्ट की तरह था पहले ये, जहाँ पे राजा महाराजा जो थे ना, यहाँ के 61वां और 62वां जो राजा थे वो यहाँ पे न्याय करते थे। तो कुछ अभी इस हालत में है, देख सकते हैं। वैसे तो 1950 के बाद जितने भी अपने देश में राजा महाराजा हुए हैं उनके सबके टाइटल ख़त्म हो गई थी। बट शिवम बताते हैं कि यहाँ पे 2004 तक न्यायालय का काम हुआ है, मतलब छोटी मोटी बैठी हुई है मीटिंग्स वगैरह, कि क्या मैटर रहा है, क्या मैटर नहीं रहा है। गांव के लोगों के जो एक होता, आज भी होती है गांव में पंचायती होती, तो पंचायती गिरी बैठे करते थे। तो एक पुराना कोर्ट आपको मैंने दिखाया। आगे में जा कर के मैं पूरब का दरवाज़ा आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आपको ये पता है कि पूरब और की ये जो फेस है ना, ये है महल की, तो ये है पूरब का दरवाज़ा। जब भी कोई अतिथि आते थे ना, तो राजा महाराजा के द्वारा इस दरवाजे से लाया जाता था अतिथि को, और इसी दरवाजे से फिर वो वापस भी जाते थे। या फिर अगर किन्हीं को भी राज परिवार से किन्हीं को भी बाहर भी जाना होता था ना, तो इस पूरब के दरवाजे से ही बाहर जाते थे, मतलब ये शुभ माना जाता था। 2004 में ना जो इन गार्डनों को आप देख पा रहे हैं, उन गार्डनों का निर्माण फिर से करवाया गया और देखरेख में की गई यहाँ के युवराज के द्वारा। उनका नाम गोपाल शरणनाथ सहदेव था, और उनके जो पिताजी का नाम है, जो यहाँ के 61वें राजा हुए, महाराजा श्री चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जी, वो यहाँ के सबसे पहले राजा हुए। ऐसे तो इस जगह को मतलब ये 6वीं और सबसे अंतिम जो राजधानी बनी थी रातूगढ़, उनको लाने वाले थे जगन्नाथ सहदेव जी, पर यहाँ के वो राजा हुए। और ये बहुत खूबसूरत सा किला लगता है यार। बहुत सारे ऐसे कहानियाँ अब भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में चाहे मर्जी मैं आपसे ना बोल पाऊँ या फिर मैं भूल जाऊँ, तो आप जो भी आप यहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं और एड ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पौराणिक बातें, जिनको आप शायद याद नहीं रख पाते। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि यहाँ पे आ पाया इस वक्त। चलिए फ़िलहाल मैं इस गार्डन में घूमूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूँ। ये फाउंटेन लगाया गया है। ये जो पार्क देख पा रहे हैं ना, और जो महल देख पा रहे हैं, अब भी दुर्गा पूजा के वक्त ये खुला रहता है आम पब्लिक के लिए। बाकी आप यहाँ पे नहीं विजिट कर सकते।
पहले तो गाइस आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे लग रहे हैं, जो आप नीचे ज़मीन पे देख पा रहे हैं। ये एक्चुअली पता है इन पौधों के ऊपर फूल है और बहुत खूबसूरत लगता है यार। मुझे ऑलरेडी ये वाले जो पौधे हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार मैं जब भी रातों आया हूँ या फिर रांची के आसपास आया हूँ तब भी मैंने इस चीज़ को देखा है। वैसे चलते चलते मैं यहाँ के एक छोटा सा जू में आ गया हूँ जो राजा महाराजा उस टाइम बनाए थे यहाँ के सैनिकों के लिए और यहाँ के युवराजों के, यहाँ के सेनापतियों के लिए। ये देखिए तो ये है महल और इससे अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, बट एक बात बताना चाहता हूँ 100 से भी ज़्यादा रूम है यहाँ पे इस महल में। और ब्रिटिश काल में बंगाल के कारीगरों ने इसको बनाया था। राजा चिंतामणि जो थे, चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जी, वो यहाँ के 61वें राजा हुए और राजा महाराजा गोपाल शरणनाथ सहदेव जो थे वो 62वें। 2014 में जो महाराजा चिंतामणि शरणनाथ जो हैं उनकी देहांत हो जाती है और इस जगह का रखरखाव उनकी बड़ी बेटी करती है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स बताऊं उससे ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा कि आप कुछ खंगाल के पढ़िएगा भी इसके हिस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है थोड़ा सा तकलीफ़दायक है। मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। वो क्या है, यहाँ पे जो राजा थे ना थे उदयनाथ सहदेव, उन्होंने कई सारी ज़मीनें दान कर दी यहाँ के विद्यालयों के लिए, यहाँ के अस्पतालों के लिए और रांची क्लब के लिए, रांची यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बट ना अफसोस महाराजा उदयनाथ सहदेव की एक भी प्रतिमा किसी भी चौक में नहीं है। आहत मैं भी हूँ इस बात से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटा नागपुर के इतिहास में और मैं कहूँगा भारत के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य है वो ये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यार इनके बारे में शिक्षा और भी ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए था। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा होना चाहिए था और इनके नाम की जगह जगह पर चौक भी होनी चाहिए थी। अगर आप राजस्थान जाओगे तो, महाराष्ट्र जाओगे तो उनके जो भी ऐसे शासक हुए हैं जो 200 साल 300 साल ही रहे हैं, बट उनके नाम पे बहुत सारे चौकों का जिक्र किया गया है। अगर यही नहीं रहे, उनके नाम पे कोई चौक ना रहे या उनके बारे में कुछ पढ़ाई ना हो किताबों में, तो लोग जानेंगे कैसे? जो यंग जनरेशन है वो जानेगा कैसे? तो मैं भी अपील करना चाहूँगा यार प्रशासन से भी कि ऐसे जो भी चौक वगैरह नए बना रहे हैं तो उनके नाम कम से कम इनके राजा महाराजा उदयनाथ सहदेव के नाम पे रखें, क्योंकि उन्होंने कई सारी ज़मीनें दान की है रांची कॉलेज के लिए, रांची हॉस्पिटल्स के लिए, रांची क्लब के लिए। मतलब छोटा नागपुर में आधा से ज़्यादा जो ज़मीनें दान की गई है वो यहाँ के महाराजा उदयनाथ सहदेव जी के द्वारा की गई है। आगे में एक तालाब भी है, इस वीडियो को मैं वहाँ पे ही जाकर के एंड करूँगा। ये एरिया जो है वो एक पार्क के रूप में था उस वक्त, और जो शिवम है उनके पापा यहाँ के युवराज के साथ रहते थे, एक दीवान की तरह कह सकते हैं। वैसे इस रातू किला के बाहर में निकलते हुए मैं दो तोपों को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। उस टाइम का रखा हुआ तोप। एक और चीज़ देखो गाइस, यहाँ पे मंदिर बनाई गई है। अमूमन आप देखते होंगे जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, वो अपने महल के सामने मंदिर का निर्माण, अपने महल के सामने तालाब का निर्माण करवाते थे। तो ये मंदिर रहा यार। मंदिर के साथ बाहर निकल करके एक बात जो है मैं अंदर में बोल नहीं पाया, भूल गया, मैं बताना चाहूँगा यार। 103 रूम में होता है, 100 से ज़्यादा रूम है, 22 एकड़ ये जगहों में फैला हुआ है और अभी भी 150 से ज़्यादा कारीगर काम करते हैं और किन्हीं को भी निकाला नहीं गया। ये बात बहुत खास मुझे लगी, जो रानी थी उन्होंने ये किया। और चलो अब सबको बाय बोलने का टाइम आ गया है। इनको भी थैंक यू सो मच बोलूँगा एक और बार फिर। और विकास, शिवा और प्रणव, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे घुमाया। ये 5वां सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य है पूरी दुनिया में और बिना इनके सहयोग से शायद मैं ये नहीं कर पाता। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, है ना? जब भी रांची आऊँगा डेफिनेटली आई बी गाइस। वैसे एक बार इनके साथ आकर के पूरे महल को जरूर एक बार एक्सप्लोर करूंगा और करा तो पक्का ब्लॉग होगा, है ना? चलिए बाय बाय। चलिए गाइस मिलते हैं फिर आगे में तालाब के पास। तालाब के पास मैं यही जिक्र करने वाला था ना कि अभी भी नागवंशी साम्राज्य के जितने भी महिलाएं हैं
वो जब भी कोई मुंडा आते हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा जब यहाँ पे आए हुए थे तो राजगद्दी से उठ करके जो राजा थे यहाँ पे, उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को बैठने के लिए बोला था कि दादा तो बैठ। मैंने सबसे अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये भी बात लगी कि नागपुरी लैंग्वेज को अभी तक लोग छोड़े नहीं हैं, और ये बहुत सच में बहुत अच्छी बात है। पर क्या होता है आजकल के लोग जाते हैं, जैसे ही जाते हैं बाहर वैसे ही जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसको भूल जाते हैं, खराब बात है। अंदर बहुत अच्छा लगा मुझे यार। तो दुनिया का 5वां सबसे लंबा चलने वाला डायनेस्टी का ये जो राजमहल था वो कहीं ना कहीं गुमनाम है। बाय बाय। वो कहीं ना कहीं अभी भी गुमनाम है। सरकार को चाहिए कि आगे आकर के संरक्षण दे इसको, भारत सरकार हो या फिर झारखंड सरकार हो, और इसे फिर बचाए रखे यार, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस वक्त कि मैं झारखंड से हूँ और एक ऐसे प्रदेश से हूँ, एक ऐसे जगह से हूँ, एक ऐसे प्रांत से हूँ, छोटा नागपुर प्रांत, जहाँ पे एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण हुआ है और ऐसे साम्राज्य का रहखान है। तो ये है तालाब, 115 साल तालाब पुराना माना जाता है। और फन कैसल यहीं से सामने है। फन कैसल जिसको राजा के बेटे, महाराजा के बेटे जो युवराज गोपाल शरणनाथ सहदेव जी थे, उन्होंने लगवाया था जब वो यहाँ पे विधानसभा सीट में चुनाव जीते थे। गाइस एक और बात, इतनी लंबी डायनेस्टी चली कैसे? आखिर क्या कारण है जो इतना लंबा डायनेस्टी यहाँ पे चला? आखिर क्या कारण है जो विश्व का 5वां सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य रहा ये? उसके पीछे बस यही राज्य है कि कभी जनताओं से कोई टैक्स नहीं ली गई इस नागवंशी साम्राज्य में, और इस बात को देख करके अंग्रेज कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाते थे। तो आप गर्व कीजिए कि एक है कि हम ऐसे छोटा नागपुर साम्राज्य से हैं, छोटा नागपुर प्रांत से हैं जहाँ पे हमारा ऐसा कुछ इतिहास रहा है। बट अफसोस की बात कि हम आज भी वो सम्मान नहीं दे पाए, ना ही किसी चौक में किसी भी नागवंशी साम्राज्य के राजाओं का जिक्र है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी के प्रांत में, ना ही किसी ऐसे शैक्षणिक या फिर ऐसे स्थल पे। चलिए आप अपने क्या ख्यालात रखते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।